हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो में। जो हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट किया था उसी का वीडियो है। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा ये। सब बच्चे शांति से बैठ जाओ, अपना नोटबुक पेन जरूर हाथ में रखो, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं जो आप साथ साथ लिख लोगे तो बेटर रहेगा। वैसे वीडियो के बाद आपको कंटेंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कल हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर आपने सेल एनवेलप पढ़ा था, सेल एनवेलप में आपने ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी। ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल का भी अपना सेल एनवेलप है। और बेटा जी इसके सेल एनवेलप में क्या चीजें हैं? सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल वॉल जो है वो किस में प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है प्लांट्स में, वो प्रेजेंट है फंगस में, वो प्रेजेंट है एल्गा में, और वो प्रेजेंट है सम प्रोटिस्टा, नॉट ऑल प्रोटिस्टा, सम प्रोटिस्टा। और इट इज एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में आपको क्या मिलेगा? ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट्स में, फंगी में, एल्गी में और कुछ प्रोटिस्टा में आपको क्या मिलेगा? सेल वॉल भी मिलेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन भी मिलेगा, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन पे बेस्ड है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ अब, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है या बना है। जो मैं पीवाईक्यू आपको करवाऊंगी वो आप देखना, तो बहुत ही आपको ध्यान से सुनना है। आप इस लेक्चर को एक बार ध्यान से सुन भी लोगे ना तो आप समझो कि आपका 70% का काम तो हो गया। ठीक है। तो क्रैश कोर्स की इंपॉर्टेंस को समझो बेटा, और बिल्कुल फोकस के साथ जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो पूरा फोकस यहाँ पे। ये नहीं कि साथ में फोन भी चल रहा है, साथ में कुछ घर का काम भी चल रहा है, साथ में कोई वार्तालाप चल रही है, नहीं, पूरा फोकस यहाँ पे। चलो तो पढ़ रहे हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा, क्लास के बीच में मैं जो सवाल पूछती हूँ उनको आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखा करो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी, अगर मैं बात करूं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, किसकी बात करूं मैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। तो इसका जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर था वो कब मिला? वो मिला था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद। अब यहाँ पे दिमाग के अंदर आना चाहिए, कल ही मैंने डिस्कस किया है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब पहला लिविंग सेल देखा था तो कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स मिलने लगे। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद देखा था। 1950 के अंदर बेटा जब थोड़ी सी स्टोरी सुन लेते हैं कैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जो है हमने आइडेंटिफाई किया, क्या स्टोरी है इसके पीछे। ठीक है। सिंगर निकोलसन का मॉडल आया, उससे पहले थोड़ी स्टोरी सुन लो। तो बेटा जी 1950 के अंदर, ठीक है, वो टाइम था जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। और मीनवाइल बहुत सारी केमिकल स्टडीज हुई, बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन्स पे। हाँ जी ठीक है। बहुत सारी केमिकल स्टडीज हुई, बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन पे। सबसे ज्यादा इफाइटी बेनिफिशियल जिस सेल की मेम्ब्रेन हमारे लिए निकली वो थी आरबीसी। हमने आरबीसी को चुना टू आइडेंटिफाई द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। क्यों, क्या रीजन था इसका? क्योंकि यहाँ पे इस सेल को, जो रेड ब्लड सेल है, उसको डिसइंटीग्रेट करना इजी था। देखो आप सेल की स्ट्रक्चर को जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को जब आप पढ़ोगे तो आप कैसे पढ़ोगे? कोई साइंटिस्ट अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ना चाह रहा है तो वो क्या करेगा? वो इस सेल को तोड़ेगा। इस सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब इस सेल को तोड़ना है, इसका चूरा चूरा करना है। तो इसका चूरा चूरा करना है हमें, हमें इसको तोड़ना है और उसके बाद हमें अलग करना है इसमें से इस मेम्ब्रेन को, और फिर हम इसे माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं और डिटेल्ड स्ट्रक्चर इसका पता लगाते हैं। मतलब हमें सेल में से इस मेम्ब्रेन को अलग करना है और बाकी जो सेल के कंपोनेंट्स उनको अलग करना है। तो हमारे लिए कैसी सेल बढ़िया रहेगी? एक ऐसी सेल जिसमें ज्यादा कंपोनेंट हो या एक ऐसी सेल जिसमें कंपोनेंट कम हो? बताओ। जिसमें कंपोनेंट कम हो। आरबीसी में हम सब जानते हैं न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। दूसरा, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन भी कई बार सेल, हालांकि है दोनों सेम, लेकिन न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन कई बार सेल मेम्ब्रेन के साथ आ जाए तो दिक्कत आ सकती है उसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करने में। इसलिए हमने क्या करा, आरबीसी को चुना कि वहां न्यूक्लियस तो है नहीं, इजिली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग कर लेंगे बाकी कंपोनेंट से और उसका स्टडी कर पाएंगे। बहुत सारी स्टडीज हुई, बहुत स्टडीज हुई, लेकिन हमको पढ़नी है सिर्फ एक ही स्टडी जो कि सबसे फेमस है और सबसे एक्सेप्टेबल है। दैट इज डन बाय
सिंगर एंड निकोलसन, इन्होंने एक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को लेके, जिसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है ना। तो बड़ा ही फेमस मॉडल है। इन्होंने बेसिकली क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दो चीजों की बनी है, प्रोटीन्स की प्लस लिपिड की। मेन जो कंपोनेंट है, जो बेसिक कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या है, लिपिड एंड प्रोटीन। आरबीसी की सेल की मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया था। तो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में कितना परसेंट प्रोटीन और कितना परसेंट लिपिड है वो आपको पता होना चाहिए। सो इट इज 52% प्रोटीन बेटा जी एंड इट इज 40% लिपिड, ठीक है। 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, ये क्या है हमारी, ये हमारी कंपोजिशन है लिपिड और प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन में। नाउ अब हम डिटेल में दोनों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से लिपिड और प्रोटीन जो है हमारी मेम्ब्रेन में लगे हुए हैं। उसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ फंक्शन, पर अभी हम थोड़ा स्ट्रक्चर ही डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में मैंने क्या बोला, मैंने बोला लिपिड होता है भाई, ठीक है मैम, समझ में आ गया। और मैंने बोला प्रोटीन होता है, ठीक है। लिपिड के नाम पे क्या है, यहाँ पे लिपिड क्या होता है, लिपिड बनता कैसे है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इससे हमारा लिपिड बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड आप यूज करते हो दैट इज नोन एज फोस्फोग्लिसराइड, फोस्फोग्लिसराइड। अब इसे फोस्फोग्लिसराइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट हैज फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड विद ग्लिसरॉल, ठीक है ना, इसके पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो अगर मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड यूज होता है उसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट इज समथिंग लाइक दिस। There are two chains of fatty acid. This is glycerol. This is fatty acid chain 1, fatty acid chain 2 और ग्लिसरॉल के एक एंड पे अटैच है फॉस्फेट। ये क्या है बेटा, ये आपका फोस्फोग्लिसराइड है, ये आपका फोस्फोग्लिसराइड है, ठीक है। ये लिपिड कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इस फोस्फोग्लिसराइड के अंदर आपका ये जो पार्ट है जिसमें फैटी एसिड्स लगे हुए हैं, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। क्या मतलब है भाई, हाइड्रो मतलब क्या है, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया, फोबिक दूर भागना, डर लगना, पानी से डर लगता है हमें, हमें लगता है पानी से डर, पानी से हमें डर लगता है, बिल्कुल, ठीक है। फीलिक, लविंग, अट्रैक्शन, हमें पानी से प्यार है, वी लव वाटर, वी लव वाटर, सो वी लव वाटर, वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर एंड फैटी एसिड्स आर सेइंग हमें तो डर लगता है, सो वी आर रिपेलिंग, सो ये क्या है, रिपेलेंट है, पानी से रिपेल करेंगे, ये क्या करेंगे बेटा जी, रिपेल करेंगे, किसको, वाटर को, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, किसको, वाटर को। समझ आ रही है चीज, ये लिपिड है, कौन सा लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड। अब देखो ये अपनी सेल है, ये अपनी सेल है बेटा, ठीक है। ये जो सेल है, सेल के बाहर के मीडियम को क्या बोलते हैं, सेल के बाहर क्या है, पानी है, हमारी पूरी बॉडी में वाटर है भाई, ठीक है। सेल के बाहर जो जितना भी लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और सेल के अंदर जो जितना भी वाटर कंटेंट है वो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। हम बोल रहे हैं अभी मेम्ब्रेन जो है वो बनी हुई है लिपिड एंड प्रोटीन की, तो यहाँ सोचो लिपिड कैसे लगा होगा। मान लो मैं लिपिड को ऐसे लगा देती हूँ, ऐसे लिपिड को लगा देती हूँ, तो आपको ये स्ट्रक्चर स्टेबल दिख रही है क्या, ध्यान से देखना। ये सर्कल बनाया, ये टेल बनाई, ये बेटा ये और लिख लो इसमें, ये बेटा जी हेड है, ये है हेड, और बेटा जी ये है टेल। अब मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ करा है एक सेल का, एक सेल का डायग्राम आपको दिखाया है, यहाँ पे ये सेल दिखाई है, ठीक है। ये सेल की मेम्ब्रेन में मैंने लिपिड लगा के दिखाया ग्रीन कलर का। यहाँ पे ये हेड है बेटा और ये टेल है, टेल जो है वो अंदर की तरफ है, हेड बाहर की तरफ है। ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है और अंदर आप देख लो वाटर है, तो ये टिक नहीं पाएगी क्योंकि ये पानी के साथ अट्रैक्शन नहीं रखती, रिपेल करती है पानी को, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलो उल्टा ड्रॉ करके देख लेते हैं मैम। ये सेल बना दी,
ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया बेटा, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। हमने दूसरी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। मैम ऐसे की जगह ऐसे लगा देते हैं, ऐसे की जगह क्या करते हैं, लिपिड्स को इस तरीके से लगा देते हैं मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अभी हम पढ़ रहे हैं लिपिड, हम सोच रहे हैं लिपिड कैसे लगे होंगे मेम्ब्रेन में। पहले हमने सोचा क्या ऐसे लगे होंगे, अब हम देख रहे हैं ऐसे। ऐसे लग सकते हैं क्या बताओ, ऐसे लग सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक को पानी मिल गया, बिल्कुल सही हुआ। लेकिन ये हाइड्रोफोबिक है, यहाँ पे जो पानी है, यहाँ जो वाटर, उसका क्या करोगी सेल के बाहर, ये भी टिक नहीं पाएगा। ये स्ट्रक्चर भी फेल हो गया, दोनों स्ट्रक्चर फेल हो गए। इसलिए मेम्ब्रेन, यहां से वी कैन कंक्लूड, व्हाट वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड मेम्ब्रेन क्या है, बाइलेयर है। बाइलेयर है ऑफ फोस्फोग्लिसराइड, फोस्फोग्लिसराइड, फोस्फोग्लिसराइड। देखो किस तरीके से बाइलेयर, कैसे बाइलेयर, ऐसे बेटा जी। ये स्ट्रक्चर फेल कर दिया आपने, ये स्ट्रक्चर फेल कर दी, तो पास कौन सी स्ट्रक्चर को करोगे, इस स्ट्रक्चर को आप पास कर दोगे। ये जो मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इज नॉट डबल बट द लिपिड लेयर इज डबल। लिपिड की दो लेयर है, लिपिड की लेयर दो है बेटा जी, ऐसे। इसको थोड़ा सा जूम इन करके बनाना पड़ेगा। ये ऐसे है, सपोज ये मेम्ब्रेन है, एक सिंगल मेम्ब्रेन, लेकिन इसमें लिपिड के दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे। ये लिपिड ऐसे लग रहा है यहाँ पे, ये लिपिड है, और ये दूसरा लिपिड है। यहाँ पे ये लिपिड है और ये दूसरा लिपिड है, समझ रहे हो। ये एक मेम्ब्रेन है पूरा, ये पूरा इस तरीके से लिपिड लगा हुआ है। अब देखो यहाँ बाहर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या अंदर में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ कौन सा एंड आ रहा है, हाइड्रोफिलिक। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी हाइड्रोफिलिक, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो यहाँ पैक हो गया। हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ पैक हो गया, मतलब पानी की तरफ आपने वाटर रिपेलेंट वाले पार्ट को हटा ही दिया। ना बाहर की तरफ वाटर रिपेलेंट है, ना अंदर की तरफ वाटर रिपेलेंट है, इसको बीच में पैक कर दिया, बिकॉज इट हेट्स वाटर। यू कांट सस्टेन, आप सेल को सस्टेन नहीं करवा सकते। ये अगर लिपिड का ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, अगर ये पानी के कांटेक्ट में आएगा तो सेल सस्टेन ही नहीं कर पाएगी बेटा जी। इसलिए सेल की मेम्ब्रेन में क्या है, लिपिड की बाई लेयर है। ठीक है, देखो अभी इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ पे ध्यान से, ये देखो, ये आपको स्ट्रक्चर दिख गई, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियरली दिखेगी। अब ये देखो, अब ये क्या है, ये जो बना रखा है, ये एंड ये, दिस आर व्हाट, बताओ नाम बोलो, क्या नाम लेंगे इसका। दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का बना हुआ। एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, दिस इज सॉरी अगेन हाइड्रोफिलिक पार्ट, हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड किसका बना हुआ है, फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का। और ये जो दिख रहा है आपको बेटा, ये वाला जो पार्ट है दिस, ये क्या है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट आ गया। हाइड्रोफोबिक टेल, जो कि किसकी बनी हुई है, फैटी एसिड्स की। आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर, इस तरफ इंट्रा सेलुलर, और ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। लिपिड की बाई लेयर है, तो लिख दो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, लिपिड का, लिपिड बाई लेयर। और कौन सा लिपिड, फॉस्फोग्लिसराइड, क्योंकि ग्लिसरॉल पे फॉस्फेट लगा हुआ है, ग्लिसरॉल पे फॉस्फेट लगा हुआ है, लिपिड बाई लेयर। ये तो होगी बात लिपिड की। प्रोटीन नहीं दिखाया मैम आपने बेटा, इसी लिपिड के समुद्र में ये जो आइसबर्ग जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये प्रोटीन्स हैं, दीज आर प्रोटीन्स। ठीक है ना। मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, मैंने आपको बताया था, लिपिड इज अ सी एंड प्रोटीन्स आर द आइसबर्ग। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, प्रोटीन्स आर द आइसबर्ग्स। तो ये तो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये सब प्रोटीन्स है ना। प्रोटीन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज फेरिफेरल प्रोटीन। फेरिफेरल प्रोटीन वो है जो सिर्फ सरफेस पे आपको दिख रहे हैं, जैसे जिन्हें मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ये देखो फेरिफेरल, फेरिफेरल, फेरिफेरल। लेकिन जिन्हें मैं ग्रीन से मार्क करूंगी, जैसे ये वाला फेरिफेरल प्रोटीन हो गया, ये फेरिफेरल। लेकिन ये जिन्हें हम ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, ये जो प्रोटीन आपको दिख रहा है, ये बेटा इंटीग्रल प्रोटीन है। दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स।
पेरिफेरल एंड इंटीग्रल। जो सिर्फ सरफेस पे अटैच हैं, पूरी मेम्ब्रेन में पास नहीं हो रहे, वो पेरिफेरल हैं, ऊपर ऊपर लगे हुए हैं। और जो पूरी मेम्ब्रेन में पास हो रहे हैं, दे आर इंटीग्रल प्रोटीन। नाउ दीज प्रोटीन हैव लॉट ऑफ फंक्शन। इनमें से कोई चैनल प्रोटीन का काम कर रहा है, कोई सिग्नल रिसीव करने का काम कर रहा है, ठीक है। किसी प्रोटीन के साथ शुगर अटैच हो गई तो उसी को अपन ने ग्लाइकोप्रोटीन कह दिया, ये मॉडिफाइड प्रोटीन हो गया भाई, ये हो गया मॉडिफाइड प्रोटीन। इसी प्रोटीन के साथ शुगर अटैच हो गई, ठीक है। सो लॉट ऑफ फंक्शन दीज प्रोटीन्स हैव। अगर लिपिड के साथ शुगर अटैच हो गई तो इट विल फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन और लिपिड की बात क्लियर हुई। नाउ यू कैन सी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज फॉर स्टेबलाइजेशन। कोलेस्ट्रॉल किसके लिए है, इसको यहां करती हूं मैं मेंशन। कोलेस्ट्रॉल का देखो, फॉर स्टेबलाइजेशन, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा है। स्टेबलाइज का क्या मतलब है, आपने देखा है कि एक ह्यूमन की बॉडी है या कोई एक लिविंग सेल है जो कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर को या फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर रही है, जैसे कि सर्दी है या गर्मी है, उसमें हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, हमारे सेल की स्ट्रक्चर भी इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि गर्मी आई तो हमारी सेल पिघल गई और सर्दी आई तो हमारी सेल जम गई, ऐसा नहीं है। हमारी सेल स्टेबलाइज्ड फॉर्म में है, बात समझ आ रही है। लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल इस तरीके से स्टेबलाइज्ड फॉर्म में नहीं होती। जिनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उनमें मेम्ब्रेन इस तरीके से स्टेबलाइज नहीं होती। उन्हें गर्मियों में उनकी सेल में उनकी सेल पिघले नहीं, बिकॉज सेल क्या है, बेसिकली लिपिड है। लिपिड क्या, फैटी एसिड है। टेम्परेचर ज्यादा होगा वो मेल्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, पिघल सकती है सेल, लुढ़क सकता है आदमी अगर उसके पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो मेम्ब्रेन में, ठीक है। लेकिन जिनके पास नहीं, उनके पास भी फिर अलग मैकेनिज्म है। वो लोग अपना सैचुरेशन बढ़ा लेते हैं। वो हायर क्लासेस में आप जब साइंस को आगे परस्यू करते हो तो आपको डिटेल में बताया जाता है कि जिनके पास कोलेस्ट्रॉल नहीं है वो कैसे अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, ठीक है। अभी हमें उतना डीप नहीं जाना कि कैसे वो सैचुरेटेड प्रोटीन्स को बढ़ा के अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, सैचुरेटेड लिपिड्स को बढ़ा के अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, उसमें भी नहीं जाना। बट इतना हमें पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल का सिग्निफिकेंस क्या है। सो इट इज फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्लियर इतनी बात। अगेन आफ्टर दैट हमारी सेल में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। सो प्रोटीन एंड लिपिड आर द मेन कंपोनेंट। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल है। देयर आर मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड मॉडिफाइड लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट। और जो प्रोटीन हमारी है बेटा वो इंटीग्रल है या फिर पेरिफेरल है। फंक्शन क्या है, सिक्रीशन में प्ले कर रही है रोल, मैसेंजर का काम कर रही है, सिग्नल रिसीव कर रही है, ठीक है, चैनल का काम कर रही है। सो लॉट ऑफ फंक्शन इन प्रोटीन्स के, बहुत सारे फंक्शन। ये बात हो गई मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की। अब बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन के फंक्शन। फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन, सो दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। मेम्ब्रेन में से कुछ भी अंदर नहीं आएगा, कूड़ा कचरा है तो वो भी अंदर आ जाए, ऐसा नहीं है। मेम्ब्रेन अपने दरवाजे सिलेक्टेड लोगों के लिए खोलती है, जो काम का है उसे अंदर आने देगी, जो काम का नहीं उसे अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। सिंपल भाषा में ये मतलब है सिलेक्टिव परमिएबल का। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स में इसका रोल रहता है। कोई चीज अंदर आनी है या बाहर जानी है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट होना है, उसमें मेम्ब्रेन का रोल होता है। ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से हो सकता है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब इसमें से मैं आपको बता दूं, ये पैसिव प्रोसेस है, यानी इनमें एनर्जी का यूज नहीं होता। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी का यूज होता है। और ये भी पैसिव प्रोसेस है, ठीक है, इसमें भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। हो रहा क्या है डिफ्यूजन के अंदर, क्या हो रहा है बेटा, डिफ्यूजन सिंपल आपने पढ़ा होगा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आपके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर कर गए, वो डिफ्यूजन है। इट अकर्स फॉर गैस, जनरली डिफ्यूजन अकर्स फॉर गैस, गैसेस जो हैं उनमें डिफ्यूजन होता है। सो डिफ्यूजन में आप लिखेंगे जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, हमारी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, अगर सेल में ट्रांसपोर्ट होंगी तो वाया डिफ्यूजन होगी, ठीक है। दिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं है, जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं वो भी सिंपल डिफ्यूजन से मूव कर सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स सिंपल डिफ्यूजन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। ये तो बात हो गई डिफ्यूजन की। उसके बाद दूसरी बात हम कर लेते हैं किसकी, दूसरी बात हम कर लेते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड में क्या अंतर है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, अंतर है इस वर्ड का, फैसिलिटेटेड वर्ड का अंतर है, फैसिलिटेटेड वर्ड का अंतर। अब खुद ही सोचो फैसिलिटेटेड मतलब क्या होता है, शब्द में ही अर्थ छुपा है। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है बेटा
फैसिलिटेटेड का मतलब होता है टू सपोर्ट। यहाँ पे डिफ्यूजन जो है वो सपोर्ट सिस्टम मांगता है। यहाँ डिफ्यूजन को कराने के लिए कुछ प्रोटीन्स हैं जो चैनल्स का काम करती हैं और डिफ्यूजन में मदद करती हैं। ये मेम्ब्रेन है और यहाँ सपोज एक चैनल प्रोटीन लगा हुआ है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन में एक चैनल प्रोटीन लगा हुआ है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है। ये डायरेक्टली नहीं जा सकता मेम्ब्रेन में से, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूट्स तो डायरेक्टली डिफ्यूज हो सकते हैं पर चार्ज वन नहीं। तो अब ये क्या होगा, ये इसकी गोदी में बैठ जाएगा, इस चैनल की गोदी में बैठ जाएगा और इसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होगा और यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक है ना। ये आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, ये इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है। समझ में आ रही है? दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये वाला जो डिफ्यूजन है ये भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो अगेन ये भी कैसा हो गया, पैसिव हो गया, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ पे सैचुरेशन शो नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं यूज हो रही डिफ्यूजन के लिए, बट दे शो सैचुरेशन। सैचुरेशन का क्या मतलब है बेटा, सैचुरेट हो जाना, मतलब खत्म हो जाना, मतलब कि सारे जो प्रोटीन्स हैं वो बुक है भाई, और मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा क्योंकि सारे चैनल प्रोटीन्स बुक हो चुके हैं। तो एक सैचुरेशन दिखाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी सैचुरेशन दिखाता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का एक पॉइंट तो डिफ्यूजन से मिलता है कि ये इसमें पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट सॉरी एनर्जी यूज नहीं होती क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट है। लेकिन एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा भी इसका फिनोमेना है, वो है कि इसमें सैचुरेशन देखने को मिलता है, इसके अंदर भी प्रोटीन का यूज होता है। यहाँ पे प्रोटीन एक चैनल प्रोटीन का काम कर रहे हैं, एक चैनल का काम कर रहे हैं जिसमें से हमारा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, स्पेशली वाटर के ट्रांसपोर्ट को सेल के अंदर आप एक वर्ड देते हो ऑस्मोसिस। हालांकि ये भी बिल्कुल डिफ्यूजन जैसा ही है, ये भी पैसिव है, लेकिन स्पेशलाइज आपने वर्ड दिया है ऑस्मोसिस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये भी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो करना, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाना, ठीक है। मैं कह रही हूँ ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो करता है, मतलब ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट शो करता है। जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो नहीं करता वो लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन उल्टा चलेगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। जहां चीज कम है पहले से ही जहां चीज कम है वहां से भी निकल रही है चीज और ज्यादा की तरफ जा रही है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। यहाँ चीज पहले से ज्यादा है और वहां चीज कम है और ज्यादा से कम की तरफ जा रही है, टूवर्ड्स द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल पक्का, ठीक है। अब ये तो बात हो गई पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। किसके लिए हो रहा है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? ये हो रहा है फॉर, इसमें एक ए पॉइंट हो गया, एक ए पॉइंट हो गया और एक पॉइंट आप और ऐड करोगे, फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज है, मूविंग अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है बेटा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग नहीं, अगेंस्ट। अगला जो हम पढ़ेंगे दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इधर क्या हो रहा है, इधर तो अलग ही चक्कर चल रहा है, माया जाल है इधर। तो कैसा माया जाल है भाई, यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, कुछ आयन पंप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, विल बी यूज्ड अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। एटीपी यूज की जाएगी यानी एनर्जी यानी कि यूज की जाएगी बेटा। और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम, सैचुरेशन शो होगा, बिल्कुल सैचुरेशन शो होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल फेमस सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारे सारे जो नर्व सेल्स हैं उनमें ऑपरेट करता है, ठीक है। नर्व सेल्स के अंदर जब सिग्नल आता है तो यही ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करता है उस टाइम बेटा। देखो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ,
सपोज ये मेरे पास एक सेल मेम्ब्रेन है और इसमें हमारे पास एक पंप लगा होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसमें क्या होगा, इस पंप में ये अगर सोडियम को अंदर भेजेगा तो पोटेशियम को बाहर भेजेगा, ठीक है। और अगर सोडियम का कंसंट्रेशन हमारा बाहर कम है अंदर ज्यादा है तो भी अंदर ही भेजेगा, समझ रहे हो, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चलेगा। और पोटेशियम का बाहर ज्यादा है और अंदर कम है तो भी ये बाहर ही भेजेगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सोडियम और पोटेशियम को इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करवाता है, नर्व सेल्स में होता है, दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्टर, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, जब एक सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो तो एनर्जी लगती है, लेकिन जब आप उतर रहे हो तो एनर्जी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, यहाँ आप अगेंस्ट द फोर्स मूव कर रहे हो। तो जब एनर्जी के साथ आप मूव करते हो, एनर्जी हाई टू लो की है, ग्रेडियंट हाई टू लो का है, उसके अलोंग आप काम करते हो तो एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन जब आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाते हो, अगेंस्ट, ठीक है, अलोंग, तो जब अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाते हो तो फिर एनर्जी लगेगी। क्लियर है? आगे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट इज सेल वॉल, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े इंटरेस्टिंग। फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंपल सिंगर एंड निकोलसन, यू विल आंसर इट। ओके, सेल वॉल से पहले एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे हम। देखो ये क्वेश्चन है, एक बैक्टीरिया की सेल 35, वैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल के बाद ही मुझे कराना था बट उस टाइम में नहीं करा पाई, अभी देखेंगे इसको। है ये सेल से रिलेटेड ही क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। एक बैक्टीरिया की सेल ने 35 मिनट में जनरली डिवाइड करती है। अगर हमारे पास एक कल्चर है जिसमें 10⁵ सेल्स है पर ml और उसे 175 मिनट्स के लिए आपने ग्रो करवाया, तो बताओ कितनी सेल्स होंगी? 175 मिनट्स, 175 मिनट्स लगा लो, कितनी जनरेशन बनी होंगी बेटा जी? 35 मिनट में उसका एक जनरेशन कंप्लीट होता है। 35 मिनट में एक जनरेशन बैक्टीरिया अपना कंप्लीट करता है, एक बार डिवाइड करता है, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो 175 मिनट्स में कितनी बार डिवाइड कर लेगा? 5 बार, ठीक है। 175 मिनट्स में 5 जो है हमारा डिवीजन हो जाएगा, 5 बार डिवीजन हो जाएगा, या मैं कहूँ 5 जनरेशन हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारे पास जो हमें पता है कि एक बार जब डिवाइड करती है सेल, एक बार जब बैक्टीरिया की सेल डिवाइड करती है तो हमें पता है 2 सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास कितना डिविजन हो रहे हैं? 5। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स कितनी आ जाएंगी? नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 5 जनरेशंस कितनी आ जाएंगी? बोल दो फटाफट। 2 की पावर 5, 32 सेल्स आ जाएंगी, 32 सेल्स आ जाएंगी। ऑलरेडी कितनी है आपके पास कल्चर में? आ गया आंसर, ठीक है। ऑलरेडी कितनी सेल्स हैं? कोई हमें फॉर्मूला नहीं लगाना, सिंपल हो रहा है। ऑलरेडी इन द कल्चर वी हैव, इन द कल्चर वी हैव कितनी सेल्स? वी हैव 10⁵ सेल्स। तो आफ्टर डिवीजन कितनी हो जाएंगे हमारे पास? मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर 175 मिनट्स या फिर कुछ भी बोल लू मैं, 5 जनरेशन या डिवीजन के बाद नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो जाएंगी? 32 मल्टीप्लाई 10⁵5। अरे 2 ऑप्शंस हैं, 32 10⁵, कोई गड़बड़ है इसमें, ठीक है। ये आंसर है, ये वाला। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सेल थ्योरी का सवाल है, यहाँ पे डल गया सेल थ्योरी का, कर लो, इसका आंसर भी टिक हो रखा है, सिंपल क्वेश्चन है। स्केलेटन एंड स्वान ने does not explain which one of the following feature organisms are composed of cell in their products, ये तो बोला था। all cells are basically alike in the structure and metabolism। देखो ये exactly एनसीईआरटी में लाइन मेंशन नहीं है बट ये अंडरस्टूड है, ये उन्हें भी पता है कि जितनी भी सेल्स उनका स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक जैसा है। वही सब जने खाना खा रही है, वही सब जने रेस्पिरेशन कर रही है, डाइजेशन कर रही है, मेटाबॉलिज्म सबका सेम है। न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, भाई ये स्केलेटन एंड स्वान ने नहीं बोला था, ये रुडोल्फ विर्चो ने बोला था, रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो सेड बाय स्वान एंड स्केलेटन। तो जो नहीं दिया उन्होंने वो ये है। अब हम अपना सेल वॉल वापस आते हैं, सेल वॉल हम कर रहे थे। नाउ वी विल मूव विद द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन समझ आया सबको? स्ट्रक्चर, मॉडल, फंक्शन, तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। लिपिड क्या है, प्रोटीन क्या है, क्या क्या सेल में प्रेजेंट है, क्लियर अगर यहाँ तक है तो फिर आगे सेल वॉल को पढ़ना। अगर उतना क्लियर नहीं है तो उसे दोबारा सुनो, ठीक है। अब हम आ रहे हैं सेल वॉल के ऊपर। बेटा सेल वॉल मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में ही,
ये प्रोकैरियोट्स है बेटा। अगर मैं यूकैरियोट की बात करूँ तो प्लांट्स में, फंगस में और सम प्रोटिस्ट भी बेटा, कुछ प्रोटिस्टा में भी हमारे पास सेल वॉल देखने को मिलती है, हम जानते हैं, जब आप किंगडम्स पढ़ते हो उसमें आपने देखा है। बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट, बिल्कुल प्लांट में किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। रिजिडिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन, शेप, दिस ऑल आर द फंक्शन एंड प्रिवेंट सेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है बेटा जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट इज लेस इन द मीडियम। मीडियम में सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, और मीडियम हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन मीडियम में ज्यादा है सेल से, तो हाइपरटोनिक बोल रहे हैं। और हाइपो मींस लेस, ठीक है ना, तो सेल के कंपैरिजन में सॉल्ट का कंसंट्रेशन मीडियम में कम है, तो वो हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सिचुएशंस में क्या होता है, पानी सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है, सॉरी, पानी सेल के बाहर एग्जिट लेता है। क्यों? क्योंकि बाहर मीडियम में सॉल्ट ज्यादा है, सॉल्ट कम है, तो यानी वाटर ज्यादा है। एक मिनट, मैं खुद आपको एक बार मिसअंडरस्टूड हो गया ये, इसको एक बार दोबारा देखो। यहाँ पे सॉल्ट मीडियम में कम है, तो वाटर क्या है बेटा, ज्यादा। तो सेल के अंदर जो वाटर रहता है, जो आपकी सेल है बेटा, सेल में वाटर का कंटेंट क्या मिलेगा आपको, मीडियम के कंपैरिजन में, एक्सटर्नल सराउंडिंग के कंपैरिजन में कम मिलेगा। तो पानी कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, बाहर से अंदर, आउटर टू द इनर, यानी कि सेल के अंदर पानी एंटर करेगा, तो सेल के बर्स्ट होने के चांसेस हैं। अगर सेल वॉल है रिजिड है तो सेल बर्स्ट नहीं होगी। आपने कुछ मतलब समझ लो, एक बैलून में आप वाटर भर रहे हो, भरे जा रहे हो, और एक टाइम के बाद अगर जो फ्लेक्सिबल है, जो लेयर है वो फ्लेक्सिबल है, तो पानी से वो बर्स्ट हो जाएगी, बिकॉज पानी प्रेशर क्रिएट करता है, टर्गर प्रेशर। लेकिन अगर आपकी जो बाउंड्री है वो रिजिड है, तो कितना ही पानी आप डालो फिर वो बर्स्ट होने के चांसेस मिनिमाइज हो गए। तो सेल वॉल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्टिंग से प्रिवेंट कर रही है, इसका यही मतलब है। समझ आया सबको? ठीक है, इतना समझ में आया। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर कंपोजिशन मेंशन है बेटा सेल वॉल्स की, वो देख लो। हमारा सेल वॉल कंपोजिशन इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है। जैसे कि प्लांट सेल में तो हमने देख लिया है, सेलुलोज है बेटा। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, प्लांट सेल में सेलुलोज की बनी हुई है। अगर सेलुलोज के साथ साथ इसमें हेमीसेलुलोज भी है, ठीक है, हेमीसेलुलोज भी है बेटा। और हमारा पैक्टीन्स है एंड प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स, ठीक है। बात कर लेते हैं एल्गा सेल की। एल्गा के अंदर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ, अगेन सेलुलोज तो है ही, सेलुलोज के साथ में ग्लैक्टन्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए कंपोजिशन किस किस की क्या क्या है, ठीक है। मैनन्स है, मैनो शुगर्स, ये हमारी एल्गा सेल्स की कंपोजिशन हो गई। फंजाई में हमें पता है क्या है, सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है, ठीक है। और अगर मैं बैक्टीरिया की भी बात कर लूं, तो बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडो ग्लाइकन की बनी हुई है, ठीक है। सो ये सेल वॉल कंपोजिशन हो गई डिफरेंट सेल्स में। इसके अलावा एक और जो चीज हमें सेल में पढ़नी है वो ये है कि हमारी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्लांट्स के अंदर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो प्राइमरी सेल वॉल भी प्रेजेंट है, सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट है, और टर्शरी सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं, तो वो जरूर ध्यान रखना। देखो, सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल होती है, फिर सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और फिर टर्शरी, ठीक है ना। प्राइमरी सेल वॉल सबसे बाहर, सेकेंडरी उससे अंदर, और टर्शरी सेल वॉल सबसे अंदर बनती है। और यहाँ पे आपकी सबसे जो अंदर मिलेगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और फिर सेल के अदर कंपोनेंट्स। तो कई बार पूछ लेते हैं विच सेल वॉल इज नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है ना। सेकेंडरी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज्यादा करीब है। सेकेंडरी जो सेल वॉल बनती है वो सेल के अंदर, जैसे ये सेल है, ठीक है ना, तो सेल के इनर साइड पे बनेगी, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, मेनली फंक्शन क्या है उसका, ग्रोथ का, सॉरी, ग्रोथ का फंक्शन है। और जैसे जैसे सेल बड़ी होती है, मैच्योर होती है, प्राइमरी सेल वॉल हट जाती है, डिमिनिश हो जाती है, और सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, यानी टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स मेम्ब्रेन सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है, ठीक है। क्लियर है इतना? यहाँ पे आपको डायग्राम में देखो बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर दिखा रखा है।
डायग्राम के अंदर ये देखो बड़ा अच्छा दिखा रखा है आपको, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन्स जो प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट है वो तीनों किस तरीके से प्रेजेंट है। और ये देखो दिखा रखा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये बाहर की तरफ जा रहा है पूरा स्ट्रक्चर, तो ये प्राइमरी सेल वॉल दिखा रखी है। जब सेल मैच्योर हो जाती है तो प्राइमरी की जगह फिर सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है इधर। व्हाट इज मिडल लैमेला बेटा? मिडल लैमेला दो सेल्स, मतलब एक ये सेल है सपोज और एक यहाँ पे इसके एडजेसेंट एक और सेल लगी होगी इस तरीके से, इन दोनों के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसे मिडल लैमेला बोलते हैं। इट इज अ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन टू सेल्स प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, ये है मिडल लैमेला। और एक वर्ड और रह गया प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है बेटा? ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स, ठीक है। दिस इज अबाउट द सेल वॉल। सो वी हैव डन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। समझ आया यहाँ तक? पहले बताओ, मस्त बढ़िया से अच्छे से समझ में आया? ठीक है, यूकैरियोटिक सेल हमने पढ़ना स्टार्ट किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक एक जो पॉइंट हमने पढ़ा है पूरा एनसीईआरटी का वो जो पैरा है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर किया है हमने। माइक्रोस्कोप कौन सा यूज हुआ वहां से लेके उसके फंक्शन तक कि 3 तरीके की जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। तो आपने अगर लेक्चर एक बार ढंग से सुन लिया आपका वो पूरा एनसीईआरटी का पैरा क्लियर हो गया। फिर सेल वॉल में एक एक हमने एनसीईआरटी का पॉइंट लिया है, प्राइमरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल क्या है, कौन सी बाहर बनती है कौन सी अंदर, क्योंकि यही बारीक चीजें हैं, यही बारीक चीजें जिसपे नीट क्वेश्चन पुट अप कर देता है कि सेल वॉल की पोजीशन के बारे में ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमें पता है कि सेकेंडरी वॉल टुवर्ड्स द सेल बनती है, अंदर की तरफ बनती है, बाहर की तरफ नहीं बनती, ठीक है। तो लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि लेक्चर को सुनने से आपको क्या, पढ़ने को तो आप भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, फिर लेक्चर की जरूरत क्यों है? लेक्चर की जरूरत इसलिए है कि जब लेक्चर सुनते हो ना और फिर जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपकी आंखें खुल जाती हैं कि अरे मैम ने ये पॉइंट बताया था, अब मुझे दिखी लाइन एनसीईआरटी में। अदरवाइज अंधों की तरह पढ़ जाते हैं हम एनसीईआरटी, हमें वो लाइन दिखती ही नहीं। फिर क्वेश्चन आता है हम सोचते हैं कि अरे यार वही 100 पन्नों की किताब है, वही 400 पन्नों की किताब है, पूरी हमने पढ़ ली और ये लाइन तो हमें दिखी नहीं और सवाल इस पे से आ गया। बात समझ रहे हैं आप? तो वो डिजाइन इस तरीके से की गई है आपकी बुक, अदरवाइज पागल थोड़ी है एनटीए जो एक बुक के पीछे पड़ा हुआ है और सालों से नीट का पेपर बना रहा है। सोचो ना, फिर भी बायो में सबके तो नहीं हो रहे ना 360 स्कोर, सबके क्या कितनों के हो रहे हैं, और जितनों के हो रहे हैं उनका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर बायो में 360 नहीं लोगे तो भूल जाओ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, लेक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है। और जहां आपको बहुत कम समय में पूरा पूरा चैप्टर करवाया जा रहा है वो तो आपके लिए मतलब ऐसा समझ लो कि फल आपको पेड़ से तोड़ के हाथ में दे दिया है, आपको तो बस खाना है उसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हम सेल पढ़ रहे हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ, हम सेल पढ़ रहे हैं, भटकना मत अपने टारगेट से। सेल पढ़ रहे हैं हम, यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल में हमने सबसे बाहर वाली चीजें पढ़ ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ ली। अब हम अंदर देखेंगे सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये याद है ना, ये वाली जो डायग्राम था, यहाँ से हमने शुरुआत किया था यूकैरियोटिक सेल को पढ़ना, ठीक है। तो हम ये बाहर वाली चीजें पढ़ चुके हैं, ये हो गया है, ये हो गया है और ये हो गया है। ये देखो बीच बीच में दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं ये होल्स, ये प्लाज्मोडेस्माटा है भाई, जो मैंने आपको बताया। जो साइटोप्लाज्म से ये बाहर एक दूसरी सेल है, ये अंदर एक सेल है, इन दोनों के बीच में देखो कनेक्शन, ठीक है ना। चीजों को ऑब्जर्व करो, डायग्राम में ये प्लाज्मोडेस्माटा है। अब हम अंदर चल रहे हैं, अंदर ये सब भूचाल जो आपको दिख रहा है एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरी स्लाइड पे न्यूक्लियस है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ईआर पढ़ाऊंगी। ईआर यानी कि ये जो बाहर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, अदरवाइज न्यूक्लियस चैप्टर के एंड में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा न्यूक्लियस देखेंगे क्योंकि न्यूक्लियस से ही ये ईआर अटैच है, ठीक है। न्यूक्लियस फिर ईआर देखेंगे और हम एक टर्म पढ़ेंगे यहाँ पे एंडोमेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, क्या होता है ये। एंडो मतलब अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा ये सिस्टम। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से। यहाँ पे इसको न्यूक्लियस को पढ़ने से पहले यहाँ ऐसे लाइन खींच के आपको पढ़ाया जाएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है।
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअली में क्या है, जो हमारी ऑर्गनली है, जितनी भी ऑल द ऑर्गनलीज, ऑल द मेम्ब्रेनस ऑर्गनली, जितनी भी हमारी ये मेम्ब्रेनस ऑर्गनली हैं जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताई थी, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, सब जितनी भी हमारी मेम्ब्रेनस ऑर्गनली हैं, दे आर डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग हैं ये इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब इनकी स्ट्रक्चर भी सबकी अलग अलग है, इन सबकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है और भाई फंक्शन भी अलग अलग है, बट स्टिल लेकिन फिर भी मैनी ऑफ दीज, इनमें से सारी नहीं बोल रही मैं, इनमें से कुछ बोल रही हूँ, मैनी ऑफ दीज इनमें से कुछ या इनमें से कई आर कंसीडर्ड together as endomembrane system because their functions are coordinated, coordinated समझ लो, अलग अलग है फंक्शंस, स्ट्रक्चर भी अलग अलग है लेकिन फंक्शन कोऑर्डिनेशन में है कि तूने ये काम किया, अच्छा चल अब फिर मैं ये काम करती हूँ, फिर तूने ये किया, ठीक है चल अब मैं ये करती हूँ, हम 4-5 लड़कियां हैं और हम इस तरीके से काम कर रही, तुम्हारा काम कैसे चलेगा, कोऑर्डिनेटेड। हालांकि हम सब लड़कियां अलग अलग हैं, ग्रुप है 5 लड़कियों का हमारा, हम सब अलग अलग है, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस अलग, लेकिन मैंने ये काम किया, फिर मेरे काम से रिलेटेड दूसरी लड़की का काम, लेकिन मैंने किया तब वो दूसरा काम वो लड़की कर पाएगी, तो हमारे फंक्शंस क्या हो गए बेटा, कोऑर्डिनेटेड हो गए। तो हम सब क्या बना रहे हैं, एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। और फटाफट से मुझे नाम बोल दो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गनली आती है, नाम बोल दो फटाफट, नाम बोल दो फटाफट, लिख दूं मैं, लिख दूं, बिल्कुल लिख देना चाहिए है मुझे बेटा, ईआर, बेटा गोल्जी, बेटा लाइसोसोम एंड बेटा वैक्यूल्स, ये 4 जो ऑर्गनली हैं, ये 4 जो ऑर्गनली हैं बेटा, these are the part of endomembrane system। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम भी मेम्ब्रेनस हैं लेकिन their functions are not coordinated, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं लिखा गया है, ठीक है, नोट, ये तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है और जो नहीं है वो कौन से हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अब यहीं पे सवाल क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी से नीट में, और हमारा पेरोक्सिसोम्स, ये क्या है बेटा, एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारे यूकेरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर पोज, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक न्यूक्लियोलस होता है न्यूक्लियस के अंदर जो आरएनए और राइबोसोम सब यूनिट्स को क्रिएट करता है, और मेन तो इसमें जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ क्रोमेटिन कंटेन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन यूज फॉर द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए, ठीक है। बाकी हम न्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में, ये थोड़ा सा ओवरव्यू न्यूक्लियस का इसलिए क्योंकि जो अगला ऑर्गेनली हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ईआर, इट इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे इस तरीके से अटैच होता है, मैं थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके से अटैच होता है, ठीक है ना, इस तरीके से ये यहाँ पे मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, तो कहते हैं इट इज द एक्सटेंडेड मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंडेड वर्जन हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, रफ और स्मूथ, रफ और स्मूथ, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। बात कर लेते हैं हम दोनों की ही, तो रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए बोलते हैं इसे, इस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स अटैच होते हैं, सो सरफेस अपीयर्स रफ। इसका मेन फंक्शन जो है वो है प्रोटीन बनाना, मेन फंक्शन क्या है,
प्रोटीन बनाना। अगर मैं जनरली एक ईआर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक ईआर में इस तरीके से कई सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, कई सारी इस तरीके से मेम्ब्रेन्स होती हैं बेटा। इस तरीके से ईआर कंटिन्यूस ये चेन एक्सटेंड होगी। यहाँ पे इसमें इस ईआर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। इसके कंपार्टमेंट को एक ल्यूमिनल, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल वो जो ईआर के अंदर का पार्ट है, जिसको मैं येलो से मार्क कर रही हूँ, ये ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो ईआर के बाहर का, यानी कि ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है। समझ में आ रहे हैं? तो ये आपको स्मूथ और रफ दोनों में ही ईआर के कंपार्टमेंट को डिवाइड करने में दो टर्म्स यूज करोगे, ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब इसकी सरफेस पे अगर यहाँ राइबोसोम्स अटैच हो गए बेटा, तो ये वाला जो ईआर बन जाएगा ये रफ ईआर बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है तो फिर हम इसे स्मूथ ईआर बोलेंगे। एंड इसका मेन फंक्शन है लिपिडोस्टेरॉइड बनाना, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करना और मसल सेल्स में कैल्शियम को स्टोर करना, ठीक है। तो आपको फंक्शन याद होने चाहिए और स्ट्रक्चर याद होने चाहिए और कंपार्टमेंट याद होने चाहिए। और ये रहा आपका डायग्राम, ये देखो, ये ल्यूमन है अंदर, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और बाहर की तरफ एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। सरफेस पे अटैच जो दिख रहा है राइबोसोम, दिस इज आरईआर। यहाँ पे ये अगेन ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड देयर इज नो राइबोसोम, सो दिस इज एससीआर। एक और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट में छुपा के लिख रखा है, इसको और आप नोट कर लो एससीआर के अंदर ही, इसको आप और एससीआर में नोट करो क्या, कि इन एनिमल सेल्स lipid like steroidal hormones are synthesized by बताओ कौन आएगा, आरईआर की एससीआर, are synthesized by एसएआर, ठीक है। मसल्स में आपने सुना होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर ढेर सारा कैल्शियम स्टोर रहता है, ठीक है, जो मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, हेल्पिंग मसल कंट्रैक्शन। किसमें स्टोर है वो कैल्शियम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल्स में क्या नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, पक्का क्लियर, ठीक है। अगली ऑर्गेनली पे आ जाते हैं, गोल्जी अपैरेटस, स्टैक फ्लैटेंड सैक्स, इस तरीके से आपको दिख रहा है, सैक्स प्लेट, ऐसे प्लेट्स की तरह स्टैक लगी हुई है, ठीक है ना, दीज आर नोन एज सैग, सैक बोलते हैं। ऐसे स्टैक फॉर्म में है, फ्लैट है, ऐसे फ्लैट सैक है जिनकी स्टैकिंग कर रखी है आपने, एक के ऊपर एक लगा रखी है। इनको क्या नाम दिया, सिस्टर ने नाम दिया, इनको क्या नाम दिया, सिस्टर ने नाम दिया। सिस फेस रिसीव मटेरियल, अब इसमें एक सिस फेस है बेटा और एक ट्रांस फेस है, ठीक है, एक सिस फेस है और एक आपका ट्रांस फेस है। सिस फेस वो है जो मटेरियल को रिसीव करता है, जैसे सपोज ये ईआर है, ईआर ने कोई प्रोटीन बनाई, ईआर ने क्या बनाई, कोई प्रोटीन बनाई। अब इस प्रोटीन को पैक होने के लिए जाना है किसके पास, इसको पैक होने के लिए जाना है गोल्जी के पास, गोल्जी अपैरेटस के पास। तो गोल्जी अपैरेटस का वो पार्ट जो इस प्रोटीन को रिसीव करेगा, ठीक है, वो पार्ट हो गया सिस। और गोल्जी अपैरेटस का वो पार्ट जो इस प्रोटीन को पैक करके, इसको क्या करेगा, पैक करके ट्रांसपोर्ट करेगा बेटा, इसको पैक करके ट्रांसपोर्ट करेगा, वो फेस हो गया ट्रांस। क्या हो गया, ट्रांस। तो जैसे आपको यहाँ दिखा रखा है, द रिसीविंग फेस इज सिस फेस एंड द रिलीजिंग फेस, सिक्रेटिंग फेस, जिससे बाहर निकल रहे हैं पैक होके प्रोटीन्स, वो क्या हो गया बेटा, ट्रांस फेस। It modify, pack and transport the proteins and lipid and receive them from ER. Receive the raw proteins
रो प्रोटीन, कच्चा प्रोटीन एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना, दैट इज नॉट अ लिटरल रो, ठीक है ना, कहने का मतलब बिना मॉडिफिकेशन के बस बना हुआ प्रोटीन ईआर भेज देते हैं, प्रोटीन बाय ईआर, और फिर गोल्जी उनको पूरा पैक वैक करके अच्छा सुंदर बना के कहते हैं कि जाओ अब तुम अपना काम करो, कि जाओ अब तुम अपना काम करो, ठीक है। तो ये अपनी ईआर की कहानी हो गई। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स, जैसे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं आपको बता देती हूँ, कैमिलो गोल्जी, हमें पता है। अच्छा, गोल्जी बॉडी और ईआर का काम कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटेड है, तो गोल्जी बॉडी हमेशा आपको न्यूक्लियस के पास मिलेगी, हमेशा न्यूक्लियस के पास मिलेगी, क्योंकि न्यूक्लियस से अटैच ईआर है और ईआर से कनेक्टेड फंक्शन गोल्जी का है, तो गोल्जी विल ऑलवेज बी नियर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका साइज रहेगा इन सिस्टर्ने का, वो रहेगा 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, डायमीटर जो है इनका ये रहेगा। क्लियर है बेटा जी, ठीक है। अच्छा, एक सिस फेस को यहाँ पे आप कॉन्वेक्स फेस भी लिख सकते हैं, ये कॉन्वेक्स फेस है और ये कॉनकेव फेस है, कॉनकेव फेस, कॉन्वेक्स फेस और कॉनकेव फेस थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा तो देखो मैं समझा देती हूँ। सपोज ये इस तरीके से फ्लैटेंड सेक्स है, ठीक है, मैं 2 ही बना रही हूँ, गोल्जी में ऐसे कई सारी स्टैक लगी हुई है। जो फेस प्रोटीन रिसीव कर रही है दैट इज कॉन्वेक्स, यानी कि ये वाली फेस, ये प्रोटीन को रिसीव करेगी, यहाँ पे देखो ये प्रोटीन है, यहाँ पे रिसीव करा और फिर इसको यहाँ से रिलीज करा, तो ये हो गई हमारी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फेस, और ये हमारा कॉनकेव फेस, दिख भी रहा है आपको, दिस इज कॉन्वेक्स ना, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस इज नोन एज कॉनकेव, सो कॉन्वेक्स फेस इज सिस फेस एंड कॉनकेव फेस इज ट्रांस फेस, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव से कंफ्यूज मत होना, ये वही सिस और ट्रांस है, सिर्फ इनका जो स्ट्रक्चर है कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्ट्रक्चर के बेस पे नाम दे दिया है। क्लियर है, ठीक है। और एग्जांपल और लिख लो मॉडिफाइड प्रोटीन का, एग्जांपल ऑफ मॉडिफाइड प्रोटीन, modified and packed proteins, प्रोटीन, इसका एग्जांपल लिखो आप, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है बेटा? कहते हैं कि लाइसोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो अपनी सेल को ही खा जाता है, सोसाइटल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि इसमें डाइजेशन के लिए एंजाइम्स हैं, लॉट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच एज हाइड्रोलेजेस, एसिड हाइड्रोलेजेस इनमें प्रेजेंट है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैं, एक मेम्ब्रेन, एक सिंगल मेम्ब्रेन इनके अंदर होती है,